बिहार के चुनाव बड़े दिलचस्प होते चले जा रहे हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आई है उसने एक ऐसी तस्वीर सामने रखी है जिसके बाद हर किसी के दिमाग में बस एक ही बात है कि आखिरकार 10 तारीख की सुबह क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बनेगी, और इसे लेकर हर तरह की चर्चाएं सार्वजनिक और आम है। इस वक्त बिहार चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पप्पू यादव, अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के। पप्पू यादव जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आपका हाथ बिल्कुल अब दुरुस्त होगा। चोट कैसे लग गई आपको? नमस्कार। टूट चुकी थी, मंच टूट गया था। तो इस बार क्या आपके समर्थक मंच तोड़ बहुमत आपको देने जा रहे हैं? क्या ये सब होने जा रहा है? अब देखिए, मंच तोड़ बहुमत तो आरजेडी जैसे लोग कहा करते हैं जी। जनता मंच तोड़ नहीं होती है, वो बहुत ही व्यवहारिक होती है, अपनी बात करता है और उनको समझ में आता है कि हमें क्या करना है। यह बात सही है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा नीतीश कुमार जी के खिलाफ था जी, चाहे वो संविदा हो, ममता हो, आशा हो, नियोजित हो। अब आप सोचिए ना कि 10 लाख नौकरी, पहला सिग्नेचर कौन दे सकता है दुनिया में? तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो तमाम वायदे किए हैं, ये वायदे जनता को छलने में ज्यादा कारगर साबित हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी स्थिति दिख रही है और जो तमाम एग्जिट पोल हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। आप देखिएगा जी, तो लगभग एग्जिट पोल ये कहता है कि मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। तो आप जब मिनिमम और मैक्सिमम आप कर रहे हैं, एक उसके पहले भी तो यहाँ अरविंद केजरीवाल को आप चुनाव हरा रहे थे एग्जिट पोल में। 2015 में भी आप बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट दे रहे थे। तो पप्पू जी, अगर मान लीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो अपने आप में सही प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे जनता का मन, तो मैं आप ही से सीधे पूछ लेता हूं, आपके हिसाब से इस बार यानी कि कल दोपहर तक किसकी सरकार हम बनते हुए देखेंगे? जी, मुझे जैसा लगता है, मैं उस पर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं जी, और मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन जो मैं बिहार को जितना समझा हूं, जो एक जाति व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है और मजहबी धार्मिक व्यवस्था ये भी बिहार के चुनाव में दिखने लगता है जी। लेकिन उन चीज़ों से ज़्यादा जाति व्यवस्था हावी होती है। यह बात बिल्कुल सही है कि मजदूर का जो गुस्सा था, उसके बाद फिर मजदूर का वापस आना, फिर कर्मचारियों का गुस्सा, ये गुस्सा नीतीश कुमार जी के लिए निश्चित रूप से सही नहीं था और वो जिसके चलते नीतीश कुमार जी कम होंगे। लेकिन आप बता नहीं रहे कि किसकी सरकार आपके हिसाब से बन सकती है। आप भविष्यवाणी मत कीजिए, लेकिन अपने मन की बात तो बता दीजिए। 70-71 सीट यदि नीतीश कुमार थे तो हो सकता है 40, 45, 50 पर अड़ जाए, बीजेपी बढ़ेगी। तो यानी आपके हिसाब से हम बिहार में एनडीए की सरकार ही देखेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही देखेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप नीतीश कुमार को देखेंगे, क्योंकि बीजेपी क्या करेगी और अन्य लोगों को कितना वोट आएगा। और एलजेपी तीसरे चरण में एलजेपी ने बहुत वोट काटने का काम नहीं किया। अच्छा, तो ऐसे सूरत में आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? आप देख रहे हैं तकरीबन 40 से 50 सीटें जेडीयू के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप क्या 80 से 90 सीटें देख रहे हैं? अब 80-90 सीटें हो या ना हो, लेकिन पहले से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दिखती है। तो ऐसे में तो फिर एनडीए की सरकार लगभग बनी गई। बताइए ना कि आरजेडी, आप हमको जी मैं निश्चित तो नहीं कह सकता। आरजेडी 80 सीटों पर है जी, और 27 सीटों पर पहले से कांग्रेस है जी, कांग्रेस है। तो आप 80 से ज्यादा आप इसको दे नहीं रहे हैं, कोई भी चैनल दे नहीं रहा है।
और कांग्रेस को भी आप ज़्यादा सीट नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ वामपंथी को आप थोड़ा बढ़ा रहे हैं 7, 8, 9, 10, तो सर जोड़ लीजिए ना। लेकिन ये बताइए कि जब में क्या दिक्कत है, जोड़ लीजिए। पप्पू जी जरा ये बताइए कि अगर आप ये मान रहे हैं कि जनाधार थोड़ा कम होगा नीतीश कुमार जी का, लेकिन इसके साथ साथ आप एक बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है कि मुख्यमंत्री अगले नीतीश कुमार होंगे, तो क्या हम ये माने कि पप्पू यादव जी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार बिहार में 2020 में हम देखेंगे, और उसमें आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए, मेरी क्या भूमिका होगी तो आप तय करिए, जनता तय करेगी कि आप हमको कहाँ रखते हैं, और जनता कहाँ रखती है, जनता ट्रस्ट किया है या नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत वैचारिक रिश्ते हमारे रहे नहीं जी। और जो लालू यादव जी की जो बी टीम है, वो बिल्कुल आपको भी पता है कि वहाँ कोई दूर दूर तक वैचारिक मतलब नहीं है। पहले ही बिना सीएम बने ट्वीट हो जाता है सीएम, पहले ही उच्च खलता की सीमा पार कर जाना जी, और करो राज तिलक, ये सारी ट्वीट होना। तो ये जो डर है लोगों के भीतर, ऐसा थोड़ी था कि डर चला गया था। और नीतीश कुमार जी का जो तीसरा फेज है जी, मैं समझता हूं कि उनके जो वोटर थे वो साइलेंट थे। पप्पू जी ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आपकी भाषा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा में बड़ा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है? तालमेल हो गया आप लोग का क्या? नहीं, मैं बहुत क्लियर हूँ भैया, मेरा तो कोई कभी भारतीय मैं तो इतने अभाव में भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं से मेरी बात हुई है बीते 24 घंटे में, हर कोई यही कह रहा है कि अजय कुमार देखना बहुत साइलेंट वोटर है, वोटर साइलेंटली बीजेपी और जेडीयू को जिताएगा। और आप भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए साइलेंट वोटर है, तो ये साइलेंट वोटर वाला शब्द बड़ा कॉमन है। नहीं, मैंने तीसरे फेज की बात की जी, मैंने तीसरे फेज की बात की। यहाँ अत्यंत पिछड़ी जाति जो पचपनिया जिसको बोलते हैं, नक्सल 1, नक्सल 2, वो हम लोगों के तरफ ज्यादा है जी। और यहाँ यादवों के बीच उनका बहुत ज्यादा वैचारिक रिश्ता नहीं रहा है। मिथिला कोसी में मुसलमान, यादव, ब्राह्मण और अत्यंत पिछड़ी जाति, इसको समझिए, सीक्वेंस को थोड़ा समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जी। यादव यदि 2 बार वोट दाबता है तो वो हल्ला करता है, तो वो ज्यादा हल्ला करता है। ये 4 बार दाब के हल्ला नहीं करता है। अब ये सिचुएशन तो है ही, प्रॉब्लम आप इसको समझिए। और जहां यदि यादवों की संख्या मुसलमानों की संख्या ज्यादा है जी, तो उसको आप ये समझिए कि किसी भी परिस्थिति में कि वहां वोट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ऐसे में आपके ऊपर पप्पू जी आरोप ये लगाया जा रहा है आरजेडी के द्वारा और खास करके तेजस्वी यादव के कैंप के द्वारा, आपने बहुत नुकसान करने की कोशिश की है, यादव वोट में सेंध लगाने की आपकी लगातार कोशिश रही है। क्या ये सिर्फ आपका लालू प्रसाद यादव के साथ विरोध है जो इतने मुखर तरीके से सामने है? देखिए एक बात मैं बताऊं, मैं अगले बार जब हम चुनाव लड़े थे तो 1.5% हम वोट लाए थे जी, और इस बार जब हमारी पार्टी 153 जगह चुनाव लड़ रही है, 184 सभा मैंने की और मैंने अधिक वोट, अधिक जो टिकट है वो ऊंची जाति, अत्यंत पिछड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने टिकट दिया जी। इन लोगों की तरह एक भी अपराधी माफियाओं को टिकट नहीं दिया। आज जो लोग मायावती और ओबीसी के गठबंधन को करवाए हैं उनसे आप पूछिए। यूपी में मायावती बीजेपी के साथ और वहां पर ओबीसी और मायावती का गठबंधन हुआ, तो आप जब सीमांचल में जाएंगे जहां पर और जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है जी, तो वहां कुछ न कुछ यदि वोट कटता है। पप्पू यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा जो घर है वो मिथिला कोसी सीमांचल है जी, और कोसी सीमांचल तो पप्पू यादव का जन्म स्थल है, तो हमारा स्वाभाविक सामाजिक सरोकार है
नहीं पप्पू जी, देखिए ना, बिहार के चुनाव में इस बार दोनों पक्ष ने अपने अपने तरीके से वोट कटवा घोषित कर रखे थे। चिराग पासवान को जेडीयू वोट कटवा मानता रहा और जेडीयू ने हमेशा ये कहा कि वोट कटवा है, बीजेपी को भी ये कहना पड़ा। और दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव का खेमा यानी कि आरजेडी ये मानता है कि आप वोट कटवा की भूमिका में हैं। इसी तरह से वोट कटवा की भूमिका में असदुद्दीन ओवैसी को भी रखा गया मुसलमान वोट को काटने के लिए, और मायावती जी को भी यही कहा गया कि वो भी वोट बटवा हैं, दलितों का वोट काटेंगी। आप लोग सब वोट कटवा क्यों हैं? मुझे तो एक समझ में नहीं आता है कि मायावती जी राष्ट्रीय पार्टी है, सब दिन चुनाव लड़ती रही है। पप्पू यादव की पार्टी 5 सालों से है, और इनसे पूछिए जो वोट कटवा की बात करते हैं जी, एनआरसी में कहाँ थे, शाहीन बाग में कहाँ थे, जामिया में कहाँ थे? ये एनआरसी में इनके बच्चों को फार्म हाउस से फुर्सत नहीं था, मजे लेते हैं ये फार्म हाउस में। कोरोना वायरस में कहाँ थे? लोकसभा विधानसभा में कहाँ थे? बाढ़ में कहाँ थे? अभी 18 जिला बाढ़ आया तब कहाँ थे? जब चिमकी बुखार थे, शेल्टर हाउस था तब कहाँ थे? पटना में बाढ़ आया तब कहाँ थे? जो जनता, लेकिन ये बताइए कि आपके होते हुए भी हमने तो देखा आप किस तरह से सक्रिय रहे हैं। हमने देखा आप बुलडोजर पर खड़े होकर कालिक भी पोतते हुए दिखाई दिए थे पोस्टरों पर। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि वक्त जरा कम है। आपके हिसाब से आपको कितनी सीटें मिलेंगी और आप किस भूमिका में हमें दिखाई देंगे कल दोपहर के बाद से? निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा और जनता जिसको मैं भगवान मानता हूं जी, और लगातार 8 महीने से मैं कोरोना वायरस, पानी और इन चीज़ों में हर लोगों की मैंने सेवा की। एक एक प्रवासी मजदूरों को मैंने भगवान के तरह मैंने पूजा की जी, सभी को लाए, कोटा से बच्चों को। तो निश्चित रूप से मजबूत स्थिति होनी चाहिए। नहीं तो आंकड़ा बताइए ना, एक फिगर तो बताइए, आपके हिसाब से कितनी सीटें सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ये बता दीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मिनिमम 4, 5 और ऊपर 10, 11 जाना चाहिए, 12, 13 भी जाना चाहिए, 14 भी हो सकता है जी। लेकिन इतनी संभावना तो दिखती है कि लोगों ने जो हमने कैंडिडेट दिया है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट दिया है। चलिए, और बहुत अच्छे लोगों को कैंडिडेट के रूप में मैंने दिया है। पप्पू जी, मैं क्षमा चाहता हूं वक्त की कमी की वजह से मुझे अपनी बातचीत को हमारी बातचीत को यहीं खत्म करना पड़ रहा है। मैं बड़े अदब से आपसे क्षमा चाहता हूं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो आप कह रहे हैं अगर वो हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपकी बड़ी भूमिका होगी अगली सरकार में भी। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तेजस्वी के बर्थडे पर पटना में जश्न की क्या तस्वीरें हैं, कैसे लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं और जेडीयू के दफ्तर के बाहर सन्नाटा है, ऐसा क्यों? ब्रेक के बाद।